हाँ चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है ये इसका शॉर्ट नेम है। ये इसका क्या है? शॉर्ट नेम है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर ये इसका शॉर्ट नेम है तो इसका फुल नेम क्या है। तो देखो, इसका फुल नेम है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट नंबर 46, एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। इसको आपको बोलना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अधिनियम क्रमांक 46 वर्ष 2023। ये इसका फुल नेम है। जहाँ तक देखिए BNSS का प्रश्न है, तो जो BNSS है ये केवल बोलचाल की भाषा है। इसका ये कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये कोई इसका ऑफिशियल नाम नहीं है। ये आपको विशेष रूप से फर्स्ट डे ही समझा दिया जा रहा है कि कभी भी आप इसका नाम जो है BNSS मत बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को जल्दी में अरे वो हम लोग बताते लिए बोलते रहते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसका सही नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। शॉर्ट नेम है, संक्षिप्त नाम, और फुल नेम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। एक तो इतनी बात को आप लोग बेसिक रूप में याद रखिएगा। देखिए, जो हम लोग का लॉ होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं मौलिक विधि, और एक को हम लोग कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। जितने भी प्रकार के लॉ होते हैं सबको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ, मौलिक विधि या सारवान विधि, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्रक्रियात्मक विधि, प्रक्रियात्मक विधि। तो जो सब्सटेंटिव लॉ होता है क्रिमिनल लॉ का, उसको हम लोग बोलते हैं BNS, भारतीय न्याय संहिता, ठीक, क्रिमिनल लॉ का। बाकी सिविल लॉ का जैसे आपका TPA है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट है, हिंदू लॉ है, मोहम्मडन लॉ है, ऑल दीज। क्रिमिनल लॉ का जो प्रोसीजर लॉ है उसमें प्रोसीजर लॉ में आता है BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इसके साथ साथ जो हम लोग का BSA है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आता है। तो जो सब्सटेंटिव लॉ में जो भी ऑफेंस बताया जाता है उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ऑफेंस के डेफिनेशन दी गई है प्लस पनिशमेंट है, बस। जो हम लोग भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हैं उसमें केवल दो ही चीज़ हम लोग को मिलता है, तरह तरह के अपराध और उसके दंड। क्वेश्चन ये उठता है कि जो तरह तरह के अपराध है, जो दंड है, वो प्रोसीड कैसे होगा, कैसे उसको दंड दिया जाएगा। तो वो स्टार्ट होता है आप लोग का BNSS से, प्रोसीजर लॉ से, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लॉजिंग ऑफ द FIR, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, जजमेंट, अपील, रिवीजन। ये सारी चीज़ें जो होती जो प्रोसीड होती हैं वो सारी प्रोसीड होती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से। तो हम लोग का जो पेपर है, याद रखिएगा, अगर एग्ज़ाम में आता है कि जो हम लोग का BNSS है वो कैसा कानून है, तो आप टिक लगाएंगे किस पर? प्रोसीजर लॉ पे, प्रक्रियात्मक विधि में, ठीक। ये बेसिक चीज़ एक तो आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि ये जो है हम लोग को याद रखना है। अब आता है कि जो हम लोग का BNSS है इसको कैसे हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आती है। एक एक चीज़ आपके सामने रखा जाता है, आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जो आप लोग का बिहार का APO का एग्ज़ाम है जिसको हम टारगेट लेके आप लोग के लिए बैच स्टार्ट किए हैं, इसमें जो BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 4 प्रकार के पूछे जाएंगे, और जो हमने फर्स्ट नंबर पे रखा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर पे जिस टॉपिक को रखा गया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को फर्स्ट नंबर पे डिस्कस किया जाएगा। देखिए, जो ये क्या नाम है, 4 हमने आप लोग के लिए क्लासिफाइड किया है। ये 4 में आपको न्यूली प्रोविज़न, पहला जो न्यूली प्रोविज़न का मतलब है कि ऐसे प्रोविज़न जो भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहली बार जोड़े गए जो CRPC में नहीं थे। हमको ये जानना है ऐसे कौन से प्रोविज़न है
जो सीआरपीसी में नहीं थे लेकिन BNSS में जोड़ा गया। ये ध्यान रखिएगा, भरपूर क्वेश्चन आएंगे इससे, थोड़े बहुत क्वेश्चन है, भरपूर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि नए वाले कानून के का आपने क्या कोई कंपैरेटिव स्टडी किया है, तुलनात्मक अध्ययन किया है, प्रीवियस वाले एक्ट से कोई आपने तुलना करके पढ़ा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पहला वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी पर आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसके बाद दूसरा वाला आता है कि आप लोग का दूसरा वाला कहता है सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन जैसे सुबह हमने आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में बता रहे थे, उसका वीडियो भी आपको भेजा गया है कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और ये लगभग सभी स्टूडेंट इसको कर लेते हैं, आप भी कर ले जाएंगे। जैसे आपसे पूछा गया कि लॉजिंग ऑफ द FIR, जो FIR दर्ज होती है वो BNSS के किस सेक्शन में, BNSS के किस सेक्शन में FIR लॉज होती है। तो अगर आपने BNSS पढ़ा है तो आप बड़े आराम से टिक लगा लेंगे 173 पूछा जाएगा जो FIR लॉज होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, संज्ञेय अपराध की होती है कि असंज्ञेय अपराध की होती है। तो जब आप पढ़ लोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो FIR होती है वो हर समय जो होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट होती है। तो ये एक तरह से सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसको आपने अगर स्टडी कर लिया है तो आप कर ले जाते हो। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो ध्यान रखिएगा, वो मैक्सिमम बनते हैं किससे, ट्रायल से। जो 4 प्रकार के ट्रायल हैं, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, सम्मन ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट और समरी ट्रायल। ये जो डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन है वो ट्रायल से बनते हैं। उसमें ये एग्ज़ामिनर ये जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट ने ट्रायल को कैसे पढ़ा, क्या उसको ट्रायल की जानकारी है कि नहीं है। वो ट्रायल वाले से उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ट्रायल से बनेंगे और प्ली बार्गेनिंग से बनेंगे, अपील से बनेंगे, रिवीजन से बनेंगे, रिव्यू से बनेंगे और बेल से बनेंगे। फिर से सुन लो, जो 4 प्रकार के ट्रायल है उससे बनेंगे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ट्रायल ख़त्म होता है तो हम लोग का स्टार्ट होता है प्ली बार्गेनिंग, अभिभाग सौदेबाजी, वहाँ से आप रेडी रहिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आता है अपील का प्रोविज़न है, रिवीज़न का प्रोविज़न है, रेफरेंस का प्रोविज़न है और लास्ट में आपको देखना है क्या, बेल का प्रोविज़न। ठीक, तो वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, उसमें डीप स्टडी की ज़रूरत पड़ती है और जब आप डीप स्टडी कर लेते हैं तो वहाँ से भी आप इसको आराम से कर ले जाते हैं। 4th नंबर पर आता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये देखो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको जो मिलेगा एग्ज़ाम में, ये टोटल आपके रीजनिंग पर बेस करता है, ये केवल और केवल आपके तर्क शक्ति पर बेस करता है। आपको जो सेक्शन आपने पढ़ा, जो प्रोविज़न पढ़ा, उसको आपको क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। और ये क्वेश्चन जो एग्ज़ामिनर बनाते हैं वो बनाते हैं स्टेटमेंट और रीज़न के फॉर्म में, कथन कारण। उसमें एग्ज़ामिनर करेगा क्या, आपसे स्टेटमेंट में, कथन में कोई स्टेटमेंट दे देंगे और उसको आपको दे देंगे कारण में दे देंगे कोई रीज़न, और फिर आपसे पूछेंगे कि स्टेटमेंट और जो रीज़न है इसमें क्या रिलेशन है, क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है। अगर दोनों सही है तो क्या कारण कथन की व्याख्या करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको जो फोकस करना है, बाकी तो आपको चारों चीज़ पढ़ना है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, ये तो 4 आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन आपको नंबर 1 पे इसको पकड़ना है, न्यूली प्रोविज़न पर, नंबर 2 पे डिफ़िकल्ट वाले को पकड़ना है और नंबर 3 वाला एप्लीकेशन को पकड़ना है। ठीक है, तो अगर ये 1 3 4 देखो, 1 3 4 ये, इस पे अगर आप पकड़ बना लेते हो, और हमारा भी टारगेट है इसी पे पकड़ बनवाना, तो अगर आप इस पे पकड़ बना लेते हो तो जो आपके बिहार के APO के लॉ के पेपर में BNSS से क्वेश्चन आएंगे आप उसको कर ले जाओगे। और अगर आप इसको निकाल ले गए, कर ले गए, तो ध्यान रखिएगा आप प्री करेक्ट कर जाओगे। ठीक है, ये मत सोचना कि सिंपल क्वेश्चन करके आप खुश हो गए कि हमने तो सारे सिंपल क्वेश्चन कर लिए, ये आप ही ने नहीं किए, सारे कैंडिडेट ने किए। आपको उनको क्या करना है, डिफीट करना है,
आपको उनको क्या करना है, डिफीट करना, हराना है। कितनी पोस्ट है बिहार के एपीओ में? 300 है। अच्छा, एक पे कितने क्वालिफाई करोगे आप लोग? 10 की 15? 10 सर। 10। 3,000 हो गए। कितने फॉर्म आए हैं? हैं? चलो एक राउंड पे, चलो मान लो, हम मान लेते हैं 50,000। चलो 50,000। ये तो पक्की बात है 47,000 को बाहर जाना है 15 जुलाई को। यस सर। तो किस में आओगे, 3,000 में कि 47,000 में? बहुमत के साथ जाओगे कि अल्पमत में जाओगे आप? क्यों बहुमत में क्यों नहीं आओगे? तो ये ध्यान रखिएगा, एक झटका मिलेगा 15 जुलाई को, जिस दिन एग्ज़ाम, तगड़ा झटका। और इस तगड़े झटके में एग्जामिनर ये 47,000 को बाहर करेगा, 3,000 को क्या करेगा, मेंस के लिए इंटाइटल करेगा कि चलिए आप मेंस में आंसर राइटिंग करिए। 3,000 में कितने क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए? 3,000 में कितने लोग इंटरव्यू देंगे? कितने लोग को? 900। एक पोस्ट पे 3, यानी एक झटका मेंस का रिजल्ट जब आएगा 2,100 को मिलेगा। तो एक झटका मिला ए नंबर का 47,000 को, दूसरा झटका मिला बी को 2,100 का। जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया 300 बन गए एपीओ क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर, -600 को सुनामी का झटका। जो ये 6 सवाल ये थे, जब नहीं सेलेक्ट होते, 1-2 दिन ना खाना खाते हैं, रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि इनके सामने से सजी हुई थाली खींच ली गई। 47,000 वाला थोड़ा दुखी जरूर होता है, लेकिन 2-4 घंटे 5 घंटे बाद नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि देखता है कहीं चलो दूसरे स्टेट का एपीओ जुडिशरी निकला है, वहाँ के लिए तैयारी करते हैं। सोचा चलो राजस्थान चलते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। और लोग समझाते भी हैं कि अरे चलो बहुत है। ये परेशान ये भी होता है, दुखी ये भी होता है, लेकिन 1-2 घंटे 4 घंटे में नॉर्मल। 2,100 वाला 21 घंटे के लिए तो कम से कम कोमा में जाएगा ही, ये ध्यान रखिएगा। अरे मुझसे छीन लिया गया, इंटरव्यू नहीं दे पा। और जो ये 600 वाला, इसका दर्द हम आपको बता नहीं सकते। हम तो आज लगभग 34-35 साल से बच्चों को देख रहे हैं, 600 का दर्द बहुत भयंकर दर्द होता है ये। क्यों? आपने बहुत उम्मीद की थी कि अब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं और हम अब बन जाएंगे एपीओ क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर, लेकिन किसी कारण से अगर नहीं निकला तो फिर बहुत दिक्कत। अगर 300 निकल गया तब तो आपके बल्ले बल्ले, तुरंत फट से फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा पे डालना शुरू, ठीक, उधर लाइक कमेंट आने लगा कि अरे हमें तो मालूम था एपीओ हो जाओगे। ठीक है, तो देखो हमारा ये कड़वा सत्य है, अगर इसको आप याद रखोगे तो केवल पढ़ाई से और कुछ नहीं सोचोगे। हमारा आपसे केवल ये कहना है कि आप अपनी प्री की तैयारी तो करते रहो, ठीक ना। प्री के साथ इंटरव्यू की तैयारी भी चलती है, और मेंस को तो अलग से पढ़ना पड़ता है। मेंस की जो है वो अलग चीज़ होता है, उसमें हाउ टू राइट करेक्ट आंसर, कैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिखें, एग्ज़ामिनर के आंसर कैसे दे, ये एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, कला होती है। तो अभी तो आप अपना टारगेट जो रखो कि किसी तरह से हम 3,000 में आ जाएं, 47 में न जाने पाए, क्योंकि अगर 47 में चले गए तो ये जो 300 की वैकेंसी 6 साल के बाद आई है, अब आपको नहीं मिल पाएगा, पता नहीं कब आएगी। अगर एक बार आप 3,000 में आ गए तो आप कम से कम इंटाइटल हो जाएंगे मेंस देने के लिए। मेंस देने का मतलब एक एक आपने पायदान ऊपर चढ़ गए, ठीक है। तो प्री के लिए क्या करना है, आपको न्यूली प्रोविज़न पर पूरी पकड़ बनानी है। आपको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसको सही सही कर ले जाओ। आपसे पूछा जाए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसको आप कर ले जाओ। तो अगर ये कर ले जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, तब आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है रुकेगा नहीं, ठीक है। और ये कड़वा सच याद रखना, तभी पढ़ने में मन लगेगा। अब आइए न्यूली प्रोविज़न पर आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, न्यूली प्रोविज़न को हम लोग कंपैरेटिव स्टडी से पढ़ेंगे, और ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, अभी से बता दे रहा है। ये जो हम आपके सामने टेबल है, ये आपको हम, ये है तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी।
देखो कंपैरेटिव स्टडी हमको ये करना है कि जो सीआरपीसी थी उसके क्या प्रोविज़न थे और जो BNSS है दोनों में क्या कंपैरेटिव स्टडी हमको करना है। तो देखो सीआरपीसी जो हमारी बटी हुई थी वो सीआरपीसी हम लोग की बटी हुई थी 37 चैप्टर्स। सीआरपीसी जो हम लोग की थी वो क्या थी 37 चैप्टर 37, ये नंबर 1। तो जो 37 चैप्टर था वो अब BNSS में हो गया 39। 30 चैप्टर से वो बढ़कर हो गया 39 चैप्टर। तो पहला तो ये याद रखिएगा। दूसरा आपको याद रखना है कि जब सीआरपीसी हम लोग पढ़ते थे तो 484 सेक्शन थी, 484। ये सेक्शन इंक्रीज की है, ठीक है, और इंक्रीज करके ये कितनी हो गई 531, सेकंड नंबर। तीसरा है जो सीआरपीसी पढ़ते थे उसमें 2 शेड्यूल्स था और जो BNSS पढ़ते हैं इसमें भी 2 शेड्यूल हैं। फोर्थ नंबर पर सीआरपीसी जो था एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 वर्ष 1974 का अधिनियम क्रमांक 2। जो हम लोग का BNSS है फोर्थ नंबर पे एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023, ये क्या है अधिनियम क्रमांक 46 वर्ष 2023। फिफ्थ नंबर पे डेट ऑफ एनफोर्समेंट, जो हमारी सीआरपीसी लागू हुई थी, प्रवर्तन की तिथि है, लागू होने की तिथि है, इन्फोर्समेंट की डेट है, वो है 1 अप्रैल 1974। ठीक, 1 अप्रैल को ऐसे याद करना, मूर्ख दिवस पे, जो मूर्ख दिवस होता है ना 1 अप्रैल को, तो याद रखना उसी दिन बना था ये, इसीलिए आप लोग को मूर्ख से निकाल कर मोदी जी ने जीनियस बना दिया। अब ये हो गया फिफ्थ नंबर पर आपका 1 जुलाई 2023। ये याद रखना, अभी से बता रहे कम से कम 1 और 2 MCQ आएंगे इससे। अब एग्जामिनर किस रूप में पूछेगा, चाहे BNS से CRPC को तुलना कराएगा या CRPC से BNS की तुलना करेगा, जो भी एग्जामिनर की मर्जी होगा करेगा, आपके पास ये टेबल होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। एक तो न्यूली प्रोविज़न पे हमको कंपैरेटिव स्टडी इसको करना है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 2। देखो जो सेक्शन नंबर 2 है इसमें दिया गया है परिभाषा है, डेफिनेशंस। और जो सेक्शन नंबर 2 में ये जो परिभाषा वाला क्लॉज है, डेफिनेशन वाली क्लॉज है, इसमें याद रखना 26 वर्ड है, 26 शब्द। 26 वर्ड को पहली बार सिस्टमेटिक रूप में अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में डिफाइन किया गया है। पहले A वाले वर्ड, फिर B वाले वर्ड, फिर C वाले, ऐसे जाते जाते लास्ट तक गया है। तो याद रखिएगा 26 वर्ड है और ये 26 वर्ड को जो है अल्फ़ाबेट में डिफाइन किया गया है। अब ये जरा से ये वाला पकड़िए जिसको हम सर्किल घेर रहे हैं, न्यूली एडेड में क्या है, जो 26 शब्द हैं इसमें से 26 शब्द को आप याद करना, 26 वर्ड को 21 + 5, ये मैथमेटिकल इक्वेशन बना लो आप लोग। 26 = 21 + 5। जो 21 वर्ड है वो ऑलरेडी सीआरपीसी में थे। सीआरपीसी के 21 वर्ड को यहाँ पर क्या किया गया, सेव किया गया है, सेविंग किया गया है। और जो 5 वर्ड है वो न्यूली है, फुली न्यूली है। तो जो सीआरपीसी के 21 वर्ड है, ठीक है ना, जैसे वारंट केसेस है, समन केसेस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, ये सब ऑलरेडी जो यहाँ पर डिफाइन है 20 वर्ड वो ऑलरेडी सीआरपीसी में था। क्वेश्चन आता है 5 नए शब्द जोड़े गए। जो चीज़ नया जोड़ा जाता है वो एग्ज़ाम में आना ही आना है। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि सेक्शन नंबर 2 में वो 5 शब्द कौन से हैं जो जोड़े गए हैं, या 5 शब्द दे के उसके सेक्शन दे के आपसे टेबल पे मैच कराया जाएगा।
एक तरफ 5 वर्ड देंगे और दूसरी तरफ सेक्शन देंगे, आपसे कहेंगे इसको मैच करिए। तो पहले तो ये देखिए वो 5 शब्द जोड़े गए कौन से हैं। नंबर 1, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, ये शब्द जोड़ा गया है। सेक्शन जरूर याद रखिएगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन फर्स्ट क्लॉज ए 2(1)(a). तो जो 2(1)(a) है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक शब्दों को लाया गया है पहली बार। दूसरा है बेल, जमानत 2(1)(b), 2(1)(b। तीसरा वर्ड जोड़ा गया है बेल बॉन्ड, तीसरा वर्ड जोड़ा गया है बेल बॉन्ड, जमानत पत्र। जो जमानत पत्र है 2(1)(d). अब ध्यान देखिए यहाँ पर ए है, ए के बाद बी है, सी वाला नहीं, सी पुराना वाला पूरा चल रहा है, डी पे आया गया है। ठीक, इसके बाद 2 शब्द और हैं। 4th नंबर पर है बॉन्ड, 4th नंबर पर है बॉन्ड, बंध पत्र 2(1)(e), 2(1)(e। और 5th नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना 2(1)(i), 2(1)(i। तो ये 5 शब्द और 5 शब्द की सेक्शन आपके पास होनी चाहिए। एग्जामिनर जिस भी रूप में पूछेगा आप इसको कर लेना, और आएगा ज़रूर, ये भी बता दिया जा रहा है आपको। ठीक है, तो ये 5 नए शब्द जोड़े गए हैं, एक चीज़। ठीक है, अब जरा सेक्शन 2 का 2 आइए। जो सेक्शन 2 है ये 2 क्लास में है। सेक्शन 2 का 1 है, सेक्शन 2 का 2 है। तो सेक्शन 2 के 1 में 26 वर्ड हैं। जो सेक्शन 2 का 2 है, ये नया प्रोविज़न जोड़ा गया है, नया प्रोविज़न जोड़ा गया है। और कई एग्जामिनर कठिनाई का क्वेश्चन बनाएगा तो आपसे पूछेगा इनहेरेंट पावर कौन सी सेक्शन में है। इनहेरेंट पावर, BNSS की डेफिनेशन को जानने की इनहेरेंट पावर किस सेक्शन में। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा, केवल आप लोग जो है वही कर पाओगे, सारे लोग धराशायी हो जाएंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये दिया गया है इनहेरेंट पावर। क्या दिया गया इनहेरेंट पावर? सेक्शन 2 का 2 क्या कहता है? जो अंतर्निहित शक्ति दिया गया है, ऐसे शब्द जो BNSS में अंदर आएंगे, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 39 में आएंगे। अगर उन वर्ड की हमको मीनिंग देखना है जो कि सेक्शन 2 के फर्स्ट में नहीं है। सेक्शन 2 के फर्स्ट में जो 26 वर्ड है, अगर उसकी मीनिंग हमको जानना है तो कहाँ से जानेंगे? उसकी मीनिंग जानना हो तो कहाँ से जानेंगे? ठीक, तब ये सेक्शन 2 का 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 का 2 कहता है ऐसे वर्ड जो सेक्शन 2 के 1 में 26 वर्ड में नहीं है, उसको लिए हम सहारा किसका किसका लेंगे? नंबर 1, अगर वे शब्द IT एक्ट में हैं, IT एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में, तो अगर वहाँ पे वो वर्ड है तो वहाँ से हम निकाल लेंगे। ये कहा कि अगर वहाँ भी नहीं मिलता है तब हम सेकंड नंबर को टच करेंगे। सेकंड नंबर क्या है? भारतीय न्याय संहिता में अगर दिए गए हैं तो वहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ये सेक्शन 2 के 2 में जो 2 एक्ट का नाम दिया गया है, एक दिया गया IT एक्ट और एक दिया गया BNS, इसमें भी नहीं मिलता, इसमें भी नहीं मिलता, तब ये ध्यान रखिएगा तीसरा आप अपने तरफ से जोड़ लीजिएगा, जनरल क्लॉज इंटरप्रिटेशन। साधारण निर्वचन खंड, खंड। जैसे आपसे पूछा जाए FIR कहाँ डिफाइन है? FIR कहाँ पर डिफाइन है? 173 में FIR डिफाइन है। पवन, पवन, राकेश जी कैमरा ऑन रखो, कैमरा बंद नहीं रखो। जी सर। FIR डिफाइन है किसमें सर? 173 में, जानकारी नहीं। या CRPC में 154 में।
नहीं। तो अब क्वेश्चन जो उठता है 173 BNSS या 154 CRPC केवल कहते हैं लॉजिंग ऑफ द FIR को कैसे दर्ज कराया जाए, प्रोसेस को बताता है, लेकिन FIR को डिफाइन नहीं किया गया। FIR डिफाइन नहीं है, ट्रायल डिफाइन नहीं है, सिविल केस में हम लोग प्लेंट पढ़ते हैं, प्लेंट डिफाइन नहीं है। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो कि डेली हम लोग कोर्ट में यूज़ करते हैं, एडवोकेट भी यूज़ करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी यूज़ करते हैं, जजेस यूज़ करते हैं, बट वो डिफाइन नहीं है। अब FIR को हमको जानना हो न तो वो सेक्शन 2 के 26 वर्ड में है, न ये सेक्शन 2 के IT एक्ट में दिए गए, न BNS में दिए गए, तब हम सहारा लेंगे जनरल क्लॉज एक्ट का। जनरल क्लॉज इंटरप्रिटेशन जो है वो सारे शब्दों की परिभाषा दी है, कोई शब्द छोड़ा नहीं है ये। तो जब इसमें हम पढ़ेंगे तब हमको FIR के डिफिनेशन मिलेंगे। तो ये जो सेक्शन 2 का 2 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, जब हम लोग CRPC पढ़ते थे तो जो जजेस और मजिस्ट्रेट होते थे उनका सीरियल क्या होता था CRPC के अकॉर्डिंग। CRPC में जो सबसे बड़े क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्रिमिनल के जज होते थे उनको हम लोग बोलते हैं सेशन जज, सेशन जज, सत्र न्यायाधीश। उनसे जो छोटे होते थे उनको हम लोग बोलते थे एडिशनल सेशन जज, अपर सत्र न्यायाधीश। जो उनसे छोटे होते थे उनको हम लोग कहते थे असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सत्र न्यायाधीश। जजेस खत्म। अब आते थे मजिस्ट्रेट लोग। जो मजिस्ट्रेट होते थे सबसे बड़े उनको हम लोग कहते थे CGM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। उनसे जो छोटे होते थे उनको हम लोग कहते थे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। उससे जो छोटे होते थे उनको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडी। ये सारी व्यवस्था CRPC में थी। तो CRPC के जो ये जजेस की सीरीज थी इसमें से किसको किसको रिमूव किया गया, हटा दिया गया, अब उनको नहीं रखा गया है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा असिस्टेंट सेशन जज। सेशन जज इन, अब ये पद खत्म हो गया। अब आपको BNSS में कहीं पर भी सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं मिलेंगे। एक तो ये पद खत्म हो गया। दूसरा, जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होता था, जरा इसी को जरा कंसंट्रेट होइए आप लोग। जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होता था, फर्स्ट क्लास का, उसका CRPC में 2 नाम था। अगर वो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में पोस्टेड होता था, महानगर में पोस्टेड होता था, तो उसको हम लोग बोलते थे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन। ऐसा शहर जिसके नगर की जनसंख्या, अर्बन पॉपुलेशन 10 लाख हो, डिस्ट्रिक्ट की नहीं, शहर की, नगर की, सिटी की, तो वहाँ पे जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उनको मेट्रोपॉलिटन कहते थे। और जो नॉन मेट्रोपॉलिटन होते थे उनको बोलते थे ACGM, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। पूरे यूपी, पूरे बिहार में आपको मिलेंगे ACGM। अब समस्या ये आई ये कि 2023 में जब हम लोग का BNSS बनने लगा तो जनगणना हुई नहीं थी। जनगणना 2011 में हुई थी, 2011 के बाद होनी चाहिए थी, 2021 में हुई नहीं थी। तो क्वेश्चन ये हुआ है कि बहुत ढेर सारे जो नगर हैं अब वो हो गए मेट्रोपॉलिटन। तो किया क्या जाए? तो ये हुआ कि अंदाज के बेसिस पर रखा नहीं जा सकता। तो तुरंत निर्णय लिया गया कि जब तक जनगणना नहीं कंप्लीट हो जाती, जैसे इसमें आप लोग को पता होगा जनगणना शुरू हो गई है पूरे देश में, तो ये कहा गया इस पोस्ट को हटा दो। ये तो प्रेजेंट टाइम में ध्यान रखिएगा 2 जजेस को रिमूव कर दिया गया है। एक रिमूव हुए हैं असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सेशन न्यायाधीश, और दूसरे रिमूव हुए हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन महानगर मजिस्ट्रेट अब खत्म हो गए। तो ये ध्यान रखिएगा ये मेट्रोपॉलिटन रिमूव हुए, और एक इनको आप यहीं लिख लीजिएगा असिस्टेंट सेशन जज। सेशन जज
ये 2 पोस्ट रिमूव हो गई। प्री के एग्ज़ाम में आएगा तो सावधानी से करिएगा इसे। अब जो बच्चे जज हो गए वो उनके सीरीज हो गए सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये सीरीज प्रेजेंट टाइम में हो गई है। 3 मजिस्ट्रेट और 2 जज ये पूरे ट्रायल कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्न करते हैं। ठीक, अब जरा सेक्शन नंबर 15 को पकड़िए। इसमें एक नई पोस्ट क्रिएट की गई, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये कहा गया ऐसे पुलिस ऑफिसर जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक से नीचे की पंक्ति के न हो, उनको बनाया जा सकता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये कहा गया है। ये शब्द को पकड़िएगा, पहले तो याद रखिएगा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाया गया सेक्शन नंबर 15 में। और किनको बनाने के लिए कहा गया है? पुलिस वालों को, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी, एसपी से नीचे का ना हो, तो उनको क्या स्टेटस दिया जा सकता है? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, स्पेशल का विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है। तो आपसे धारा पूछी जा सकती है कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में प्रोविज़न किस में है? 15 में। फिर आपसे पूछा जाएगा किस पुलिस ऑफिसर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है? तो आप इसको याद रखिएगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी। ठीक, और नया प्रोविज़न क्या जोड़ा गया? सेंटेंस को लेके जोड़ा गया। ये आप लोग के लिए और प्रोविज़न जोड़ा गया। देखिए, ये कहा गया कि जो दंडादेश दिया जाता है, सज़ा, जो ये जज लोग या मजिस्ट्रेट लोग सज़ा देते हैं, उनके पावर में चेंजेस किया गया। तो देखो, जो हाई कोर्ट और सेशन जज है उनका दंडादेश सेक्शन नंबर 22 में है, BNSS। धारा 22 में ऑनरेबल हाई कोर्ट को और जो सेशन जज होते हैं उनको पावर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेशन जज हैं, हाई कोर्ट और सेशन जज, तो सेशन जज में आप यहीं पे प्लस कर लो ASJ, एडिशनल सेशन जज। अपर सेशन जज, असिस्टेंट वाले तो हट गए, एडिशनल वाले अभी भी हैं। तो अब ये जो सेक्शन 22 है वो 3 प्रकार के जजेस को क्या करती है? पावर देती है। एक तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को पावर देती है, दूसरा जो सेशन जज है वो, और प्लस जो सेशन जज के जिसको हैंड्स कह सकते हैं, जिनके हम लोग कह सकते हैं कि उनके सहयोगी के रूप में काम करते एडिशनल, उनको पावर दिया गया सेक्शन 22 में। मजिस्ट्रेटों में आइए, CJM फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। अब ये कहा गया कि जो ये लोग पनिशमेंट देते हैं, ध्यान समझिए, जो पनिशमेंट देते हैं वो अंडर सेक्शन 4 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता। CRPC में, BNSS में पनिशमेंट 22 और 23 में देंगे ये लोग, लेकिन कौन सा पनिशमेंट देंगे? वो पनिशमेंट देंगे लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड, विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश ये लोग देते हैं। तो विधि ने कौन सा दंडादेश प्राधिकृत किया है, एथराइज किया है, उसका जिक्र है सेक्शन नंबर 4 में। तो सेक्शन नंबर 4 कहता है कि 6 प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको 6 प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं। 4 का A, डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड, फांसी। पहला वाला है 4 का A क्या रहेगा? स्मॉल। 4 का A में कहा गया है क्या है, कैसा दंडादेश रहेगा? मृत्यु दंड, फांसी। देखो, जो मृत्यु दंडादेश होता है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सबसे बड़ा दंड। दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आजीवन कारावास, या उर्दू में बोलते हैं उम्र कैद। जैसे डेथ सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फांसी। ठीक है, बस केवल आप बोल चाल में फांसी याद रखिएगा, लिखिएगा नहीं,
क्योंकि फांसी शब्द खत्म हो गया, उसका जगह पे आ गया मृत्युदंड या डेथ सेंटेंस। इसी प्रकार जो उम्र कैद होता है इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तीसरा है इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रगरस, कारावास सादा या कठोर। 4 का सी, 4 का ए में डेथ सेंटेंस, 4 के बी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 4 के सी में इम्प्रिजनमेंट सिंपल या रगरस, कारावास सादा या कठोर। 4 का डी, 4 का डी कहता है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का जब्तीकरण। 4 का ई फाइन, जुर्माना या अर्थदंड। और 4 का ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं कम्युनिटी सर्विसेज, सामुदायिक सेवा। तो ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो बीएनएस वाले क्वेश्चन में आवे, पेपर तो एक ही रहेगा, चाहे बीएनएस वाले पार्ट में आवे और चाहे बीएनडबलएस वाले में आए, आपसे पूछा जाएगा कम्युनिटी सर्विसेज का जो पनिशमेंट है वो कहाँ है, तो आपका आंसर होगा 4 का एफ। 4 का एफ में है कम्युनिटी सर्विसेज। इसको बोलते हैं सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा। अब जरा ये जो सेक्शन नंबर 4 में 6 प्रकार के आपको दंड बताए गए। हाई कोर्ट के लिए कहा क्या गया, हाई कोर्ट कौन कौन सा दंड दे सकता है। हाई कोर्ट के लिए कहा गया लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कोई भी पनिशमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट दे सकता है। लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मतलब सेक्शन नंबर 4 का कोई भी पनिशमेंट। सेक्शन नंबर 4 किसका, बीएनएस। क्या हाई कोर्ट किसी को कम्युनिटी सर्विसेज का दंड दे सकता है? हाई कोर्ट किसी को सामुदायिक सेवा का दंड दे सकता है? दे सकता है सर, क्योंकि उनको पावर विधि द्वारा अपराधी के जो भी सजा भी 6 गो सर दंड है उसमें से कोई भी दे सकते हैं। अरे अभी तो गर्मा गर्म पढ़े हो इसलिए याद है, एग्जाम हॉल में ठंडा ठंडा में याद रहेगा। ठंडा ठंडा में सर, हाँ, जैसे गरम गरम कचौड़ियाँ खाते बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है ना। अभी तो इतना गला फाड़ के बताए हैं तब तो बोल ही ले रहे हो, ये इसको याद रखना है डियर। कहीं ये सोचा रहे हाई कोर्ट और कम्युनिटी सर्विसेज, आपको लगा रही तो बहुत छोटा सा है, यानी लॉर्डशिप जस्टिस इतने बड़े जज साहब और दंड क्या दे रहे हैं, कम्युनिटी सर्विसेज की। तो प्रेशर में मत आना, हमारा कहने का मतलब ये है, क्योंकि कहा गया हाई कोर्ट लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है जब कानून में कहा गया है, तो आपका आंसर होगा यस। ठीक, यानी डेथ सेंटेंस से लेकर डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रेगरस, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन और कम्युनिटी सर्विस। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास सादा या कठोर, जुर्माना, जब्तीकरण, सामुदायिक, सब दे सकते हैं। अब जरा इनमें आइए, ये वाले, ये कौन सा दंड दे सकते हैं? तो इनमें भी कहा गया लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, बट रोक दिया गया, रुकिए, बट डेथ सेंटेंस। इसे पर रुकना है। देखो, हाई कोर्ट के जज भी मृत्युदंड दे सकते हैं, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज भी दे सकते हैं, लेकिन जो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज हैं उनके लिए बोला गया कि आप डेथ सेंटेंस दे तो सकते हो, लेकिन आपके द्वारा दिया गया डेथ सेंटेंस तुरंत लागू नहीं होगा। आप दे दोगे, लागू नहीं होगा। फिर लागू कैसे होगा? यही जज साहब को जिन्होंने किसी को फांसी की सज़ा सुनाई है, अपने ऑर्डर की कॉपी को भेजना पड़ेगा ऑनरेबल हाई कोर्ट को, यही भेजेंगे, कोई और नहीं भेजेगा। ये नहीं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर भेजेंगे, कोई नहीं भेजेगा, आप भेजेंगे। क्यों भेजेंगे आप इसलिए भेजेंगे कि मैंने एक्स नामक व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई है, आपका कन्फर्मेशन की ज़रूरत है, आपके पुष्टिकरण की ज़रूरत है, कन्फर्मेशन की ज़रूरत है, पुष्टिकरण, कन्फर्मेशन। अगर कन्फर्म हो जाएगा तभी उस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा, अदरवाइज नहीं लटकाया जाएगा। अब आपसे पूछा जाए सेक्शन नंबर 22 में हाई कोर्ट और सेशन जज में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस को आप बताइएगा कि वैसे तो सारे इन लोग को पावर सिमिलर है, लेकिन हमने एक वर्ड रोक दिया है बट।
लेकिन जब डेथ सेंटेंस आता है यहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस है। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज अगर फांसी की सज़ा देते हैं तो तुरंत लागू नहीं होगा, हाई कोर्ट देता है लागू होगा। इसके लिए हाई कोर्ट भेजा जाएगा कन्फर्मेशन के लिए, कन्फर्म हो गया तो दिया जाएगा, नहीं कन्फर्म होगा तो नहीं दिया जाएगा। अब ये 22 क्लियर हो गई। ये सब जब एग्जाम में हाल में बैठोगे देखोगे फटाफट क्वेश्चन सब इसी से मिलेंगे आप लोग को। अब जरा 23 में कंफर्मेशन का सेक्शन है वो कौन सा हो जाएगा? 407 क्या चीज़? जो इसको कंफर्म करके हाई कोर्ट के द्वारा सर जो कंफर्म होगा कौन सेक्शन में सर होगा? ये सीआरपीसी में होती थी 368 में, अब ये चली गई 407 गई है क्या है? अभी हमें सेक्शन 40, हाँ 407 में भी हम कंफर्म नहीं अभी बता सकते क्योंकि हमें तुरंत याद नहीं है इस समय। अब जरा 23 पे आइए, इसको यही लिख लो सीआरपीसी की सेक्शन 368, तो ये मिला लेना आप सीआरपीसी का आ जाएगा। अब जरा मजिस्ट्रेट लोग को आइए, देखिए मजिस्ट्रेट में सबसे बड़े मजिस्ट्रेट होते हैं सीजीएम, इनका नाम है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, और जिले में केवल एक ही सीजीएम होते हैं, 10 ठो नहीं होते। ये कहा गया ये सीजीएम महोदय कौन कौन सा दंड दे सकते हैं, तो ये कहा गया है सीजीएम कौन कौन सा दंड देखो ये नहीं कहा कौन कौन सा दंड दे सकते हैं, ये कहा गया कौन कौन सा दंड नहीं दे सकते। तो सीजीएम कौन कौन सा दंड नहीं दे सकते? डेथ सेंटेंस, पहला सीजीएम को मना है। दूसरा ये कहा गया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। तीसरा कहा गया 7 वर्ष के ऊपर का कारावास नहीं दे सकते। सीजीएम किसी को 7 साल से ऊपर का कारावास नहीं दे सकते, किसी को आजीवन कारावास नहीं दे सकते, और किसी को डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते। ये एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है। तो इसको हम आप लोग के लिए कैसे तोड़ देते हैं? हम आपके लिए तोड़ते हैं कि सीजीएम दे सकते हैं कौन कौन सा पनिशमेंट? 7 साल तक की जेल, 7 ईयर, और अनलिमिटेड फाइन, नॉट डिफाइंड फाइन, कोई भी जुर्माना लगा सकते हैं। और बोथ का मतलब 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और कम्युनिटी सर्विसेज। तो सीजीएम का जो पनिशमेंट है अपने कॉपी में लिख लेना, 7 वर्ष तक का कारावास या अनिर्धारित जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा, 7 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट और नॉट डिफाइंड एनी फाइन, और बोथ आर कम्युनिटी सर्विस। देख के सावधानी से टिक लगाना। 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, एक तो एक्ट के अकॉर्डिंग पूछ सकता है और दूसरा उसका इंटरप्रिटेशन के थ्रू पूछ सकता है। अगर एक्ट के अकॉर्डिंग पूछता है, बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग पूछता है, तो आप ध्यान रखें कि सीजीएम मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष के ऊपर का दंड नहीं दे सकता। ये एक्ट प्रिस्क्राइब करता है। एक्सक्लूड वर्ड लिखा गया है, इंक्लूड नहीं लिखा गया है, एक्सक्लूड। ठीक, अब आते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। देखो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है इसमें ग्रेड चेंजेस किया गया है। जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है ये 3 वर्ष तक का कारावास दे सकते हैं या 50,000 रुपया तक का जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा। जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो 3 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट और 50,000 फाइन। अब देखो इनको फाइन से क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया। हाई कोर्ट को फाइन से कोई फिक्स नहीं किया, कोई भी फाइन हाई कोर्ट लगाता है, सेशन जज कोई भी फाइन लगा सकते हैं, सीजीएम महोदय कोई भी फाइन लगा सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो उनको बोला गया 50,000 से ज़्यादा आप फाइन इम्पोज नहीं कर सकते। तो 3 वर्ष तक का कारावास या 50,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा। अब आते हैं ये वाले जज साहब मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, 1 साल तक का कारावास या 10,000 रुपया जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा। तो जो लोग ये जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है इनके फाइन के अमाउंट को फिक्स कर दिया गया। फर्स्ट क्लास वाले 50,000 ज़्यादा फाइन नहीं लगा सकते, सेकंड वाले 10,000 से ज़्यादा फाइन नहीं लगा सकते। ठीक है। अब जैसे आप लोग सिविल जज की तैयारी करते हो, ठीक है, तो ये भ्रम में मत रहना है कि अगर आप सिविल जज सेलेक्ट हो गए तो क्या बनोगे आप? सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। ये बनोगे हाई कोर्ट के जज। कौन वाला बनोगे? ये सबसे छोटा चूहा वाला। ठीक, ये ना सोचना कि बन गए तो अगल बगल मोहल्ले कॉलोनी सबको निपटा देंगे।
जितने लोग हैं, ठीक है। यही आपका जुरिस्डिक्शंस है, 1 साल तक का कारावास और 10,000 रुपया जुर्माना। और ये ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर 24 आवर जो है विजिलेंस काम करेगी, आपके ऊपर हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज एजे आपका सुपरविजन करते रहेंगे, आपकी गलतियों को पकड़ते रहेंगे। और यूपी और बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पर मैक्सिमम जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखते हुए अक्सर इन लोगों को सर्विस से सस्पेंड किया जाता है जहाँ आपने थोड़ी बहुत गड़बड़ी की है। तो ये इन लोग को छोटा सा जुरिस्डिक्शन दिया जाता है, जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न होते हैं। जब प्रमोशन पाएंगे तो फर्स्ट क्लास बनेंगे, तब फिर थोड़ा सा जुरिस्डिक्शन बढ़ा दिया गया, 10,000 से 50,000 कर दिया गया। और सीजीएम बनने में तो कम से कम 10 से 15 साल आपको लग ही जाएंगे सिलेक्शन के बाद। ऐसा नहीं कि 2-4 साल में सीजीएम बन जाओगे। क्यों? एक पोस्ट सीजीएम की होती है बस। अगर पटना में कोई होगा तो एक सीजीएम, बेगूसराय में होगा एक सीजीएम, लखनऊ में होगा एक सीजीएम। और मजिस्ट्रेट कितने होंगे? कम से कम 35-40। तो यहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। तो ये आपका ये जुरिस्डिक्शंस होता है सिविल जज जूनियर डिवीज़न का। ये टेबल को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे आप लोग के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर आएंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और हम लोग पढ़ते हैं, पावर ऑफ पुलिस। पुलिस को पावर क्या दिया गया है, ठीक है। तो देखो पुलिस को जो पावर दिया गया है वो दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जिस भी, इसीलिए देखो पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, इनकी यूनिट बहुत छोटी यूनिट होती है। इनको कहाँ तक लगा है? चौकी खोली जाती है। जहाँ आप लोग रहते होंगे वहाँ पे थाना होगा, पुलिस स्टेशन होगा, और पुलिस स्टेशन के अंदर 2-3 चौकियाँ होती हैं जो आपके कॉलोनी मोहल्ले में बनी रहती है, लिखा रहता है, ठीक है। यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मोहल्ले मोहल्ले, कॉलोनी कॉलोनी, गांव गांव स्थापित की जाती है। उससे बड़ा थाना, फिर डिस्ट्रिक्ट पर तो ढेर सारे पुलिस ऑफिसर बैठते हैं। इनकी प्राइमरी ड्यूटी होती है कानून और व्यवस्था को बरकरार रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, इनकी प्राइमरी ड्यूटी होती है। और ये प्राइमरी ड्यूटी को मेंटेन करने के लिए इनको सेक्शन 35 के फर्स्ट में 10 कंडीशन में इनको दिया गया है ढेर सारी पावर। पुलिस ऑफिसर को 10 कंडीशन दिया गया है कि बिना वारंट के आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। ये आपको याद करना है, 35 का एक 10 कंडीशन बताई गई है कि पुलिस ऑफिसर 10 कंडीशन में बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया पुलिस अरेस्ट कर सकती है। किसी व्यक्ति को मान लीजिए दूसरे थाने से सूचना आई है कि ये भगोड़ा है, आप अरेस्ट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति सेना में है, सेना के बैरक को छोड़ के भाग आए, आप अरेस्ट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको प्रोविज़न पर छोड़ा गया है, पैरोल पर छोड़ा गया है, पैरोल के नियम को तोड़ा, अरेस्ट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके कब्जे में स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है, चुराई हुई संपत्ति, पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है अपराध करके भारत देश को छोड़ दिया है, विदेश चला गया है, जैसे भारत की सीमा पर प्रवेश करेगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये पुलिस ऑफिसर को स्पेसिफिक पावर दिया गया है कि आप बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए 10 कंडीशन में आप किसी भी व्यक्ति को एनी टाइम एनी डे आप इसको अरेस्ट कर सकते हैं। ये इनकी बहुत ही तगड़ी पावर, इसी को स्पेसिफिक पावर बोलते हैं, विशिष्ट शक्ति, विशिष्ट शक्ति। और इसी का प्रयोग करके पुलिस जो होता है आप लोग देखते हैं कि किसी को अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। अब अगला और लास्ट चीज़ आप लोग को एक बताना है, स्टेजेस ऑफ क्राइम। 1-2 क्वेश्चन इससे चाहे बीएनएस से आएगा चाहे बीएनडब्ल्यूएस से। अपराध कितने स्तर से गुजरता है? अपराध कितने स्तर से गुजरता है? स्टेजेस से गुजरता है, 1 स्टेप 2 स्टेप। तो देखो जो अपराध होता है वो 7 स्टेजेस से गुजरता है, 7। इसमें से जो 4 स्टेजेस है इसको आप ऐसे याद करोगे 4+3। 4 स्टेजेस जो है वो सब्सटेंटिव लॉ के, बीएनएस के हैं, और 3 स्टेजेस किसके हैं? प्रोसीजर लॉ के। 3 स्टेजेस किसके हैं? प्रोसीजर लॉ के। देखो जो बीएनएस के 4 स्टेजेस है उसके नाम क्या है? इंटेंशन, आशय, प्रिपरेशन, तैयारी, अटेम्प्ट, प्रयास,
कमीशन अपराध की पूर्णता। फिर से सुनिए, जो सब्सटेंटिव लॉ है उसका क्या होगा? 4, इंटेंशन आशय, प्रिपरेशन तैयारी, अटेम्प्ट आशय, अरे अटेम्प्ट प्रयास या प्रयत्न, कमीशन अपराध की पूर्णता। प्रोसीजर लॉ में क्या है? नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण, नंबर 2 इंक्वायरी जांच, नंबर 3 ट्रायल, इसको क्या बोलते हैं? विचारण। जरा इसको कैसे समझोगे, ध्यान से देखो जरा से। देखिए, ये मान लीजिए एक एक्स नामक व्यक्ति है, ठीक, और ये साउंड माइंड है, पागल अगल नहीं है, स्वस्थ चित्त। इनके ये अपराध कब करेंगे? बैठे बैठे किसी को मार देंगे? ये जो एक्स है साउंड माइंड है, स्वस्थ चित्त है, पागल अगल नहीं है, नशा शा कुछ नहीं किए हैं। तो इनको अपराध करने के लिए सबसे पहले इनके दिमाग में क्या आना चाहिए? इंटेंशन। इंटेंशन को लॉ में बोलते हैं मेंसीरिया, ठीक। सबसे पहले इनके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमको कोई अपराध करना है, चोरी करना है, डकैती करना है, मर्डर करना है, बलात्कार करना है, जितने भी अपराध हैं इसके लिए इनका मन मस्तिष्क दूषित होना चाहिए। जो मन मस्तिष्क दूषित होता है उसी को हम लोग बोलते हैं दुराशय, ठीक। तो जो मैलाफाइड इंटेंशन होता है, इंटेंशन हम लोग का 2 प्रकार का होता है, एक बोनाफाइड एक मेल्टाफाइड। एक बोनाफाइड होता है, एक मैलाफाइड। जैसे हम आप क्लास ले रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, हमारा इंटेंशन बोनाफाइड, आपका इंटेंशन बोनाफाइड। तो जो एक्स नामक व्यक्ति है उनका इंटेंशन कैसा होना चाहिए? मेंसीरिया। मेंसीरिया का मतलब, मेंसीरिया का मतलब होता है मैलाफाइड, गंदा। अब इनके दिमाग में ये आ गया, अभी अगली क्या करेंगे? प्रिपरेशन। अब जो इनका मन मस्तिष्क दूषित हो गया इसके लिए कुछ तैयारी करेंगे, ठीक। गोला बारूद लेंगे, बंदूक खरीदेंगे, डंडा लेंगे, कुछ लेंगे, साथी को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो जब ये दूसरा स्टेप हो इनका पूरा हो जाता है तब ये क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, एक्ट, कार्य। तब ये जो इनका मन मस्तिष्क दूषित हुआ है उसकी तैयारी के साथ वो कार्य करते हैं। तो जो कार्य होता है ये तीसरे और चौथे स्टेप में जाता है। अगर ये कार्य अधूरा रह गया तो उसको बोलते हैं अटेम्प्ट। अगर जो इन्होंने एक्ट किया वो इनकम्प्लीट रह गया, इनकम्प्लीट, अधूरा, तब उसको हम लोग बोलते हैं प्रयास। अगर यही एक्ट कंप्लीट हो गया तब उसको हम लोग बोलते हैं कमीशन। अपराध की पूर्णता, ठीक है। अब जब ये अपराध चाहे प्रयास हुआ और चाहे ये क्या हुआ? पूर्ण हुआ, पब्लिक के नॉलेज में आ गया। अब ये जब अपराध चाहे प्रयास के रूप में हुआ और चाहे पूर्ण हो गया तो लोग देख लिए, लोग जान गए, तब इसकी क्या होती है? लॉजिंग। ये 4 स्टेज है सब्सटेंटिव लॉ के। अब इसकी होगी एफआईआर। अब इसका क्या होगा? लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। एफआईआर लॉज हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो पीड़ित व्यक्ति था जरा एक सेकंड रुकिए।
चलिए, अब देखिए जो विक्टिम था, पीड़ित था, उसने थाने पे जाके एफआईआर कर दिया। जब तक ये अटेम्प्ट तक चल रहा था, ये सब्सटेंटिव लॉ से गवर्न हो रहा था। अभी यहाँ पे पुलिस से कोई लेना देना नहीं था, ये केवल इंटरनल मैटर चल रहा था। जैसे एफआईआर लॉन्च हुई, कौन सा लॉ स्टार्ट हो जाएगा? प्रोसीजर। प्रोसीजर जब एफआईआर लॉन्च होती है, चाहे वो रात में लॉन्च हो, चाहे अर्ली मॉर्निंग में, किसी समय हो, उसी समय एफआईआर लॉन्च होने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, अन्वेषण। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। जब ये इन्वेस्टिगेशन पूर्ण हो जाता है, तब दूसरा स्टेट होता है इंक्वायरी, जांच। ये इंक्वायरी हर से मजिस्ट्रेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन हर्ष में पुलिस ऑफिसर करेगा। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करके ये देखेगा कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया वो सही या गलत किया है, कैसा किया है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो सही नहीं है, कोई प्राइम फेसाई नहीं बन रहा है, कोई अपराध नहीं बन रहा है, तब वो क्या करेगा? जो क्या नाम मजिस्ट्रेट है, एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर देगा। डिस्चार्ज जैसे अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को दिल्ली के सीबीआई कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट आई थी उनके लोग के अगेंस्ट, लेकिन जज साहब ने ये देखा कि कोई प्राइम एफएसआई नहीं बन रहा है, सबके सब लोग को डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन अगर प्राइम एफएसआई प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा है, तब इसका ट्रायल चलेगा। ट्रायल का अंत क्या होता है? एक्यूटल या कन्विक्शन। एक्यूटल का मतलब होता है दोष मुक्त, और कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि। ये यानी कि जो एक्स थे, ये यहाँ से चले थे, दिमाग में इनके इंटेंशन आया, ट्रायल कोर्ट या तो उनको दोष मुक्त कर देगा या ट्रायल कोर्ट उनको दोष सिद्ध कर देगा। अगर ये फ्लो चार्ट आपके माइंड में सेट हो गया, ना आपको प्री में दिक्कत, ना मेंस में दिक्कत, ना इंटरव्यू में दिक्कत। ठीक है। देखो, पिछले बार आप लोग को बताया छोटी सी बात, जब पिछले बार 2020 में एपीओ की वैकेंसी आई थी बिहार की, तो उसके बाद कोविड का दौर आ गया। ठीक है। तो इन लोग का जो क्या नाम है प्री का रिज़ल्ट आया 2023 में आया। ठीक है, बहुत लेट आया। फिर इसके बाद इन लोगों ने मेंस दिया। मेंस जो है वो फाइनल हुआ, हम समझते हैं 2024 में इन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया। तो अपने यहाँ से 110 स्टूडेंट ऐसे थे, 110, जो लोग इंटरव्यू के लिए इंटाइटल हुए। उसमें दीपक रानी भी थी, क्लास ले रही है दीपक रानी, आप लोग के साथ हो सकता है क्लास ले रही हूँ। तो वो लोग सब भूल गए थे जो प्री में पढ़ाया गया था 2000 पे। इंटरव्यू 4 साल के बाद आया नंबर, तो सब भूल गए थे। और एक उस समय क्या था, एक ऐसी कंडीशन एराइज हो गई थी कोविड के समय, सब लोग डिप्रेशन में थे। ठीक। तो उन लोगों को अच्छा समय बहुत कम दिया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंटरव्यू के लिए, तो उन लोग ऐसे फ्लो चार्ट करके हमने इंटरव्यू की क्लास में पढ़ाया। हम कहा देखो, अब इंटरव्यू की क्लास उस तरह तो नहीं चल पाएगी जैसे हम पहले लेते थे। हमने कहा माइंड में सेट करो एक एक चीज़ अब आप लोग। ठीक है, जैसे आप लोग के सामने भी फ्लो चार्ट बनाया गया, तो उन लोगों ने सीखा। और सबसे खुशी ये बात थी, 110 में 55 लोग सिलेक्शन लिए थे, ताबड़तोड़ सिलेक्शन लोगों ने लिया था। और जो लड़कियों में टॉप की चारों सेक्शन है, वो अपने यहाँ के पवन दिल्ली वाले, वो पोजीशन होल्डर, मतलब रैंक के साथ सिलेक्शन लिए। वो लोग सिलेक्शन नहीं लिए, रैंक के साथ सिलेक्शन लिए। और अभी ये लोग गया में ट्रेनिंग कर ही रहे थे। जो आप लोग एपीओ सेलेक्ट हो, गया में ट्रेनिंग होती है बिपार्ट में, बहुत अच्छा बना हुआ है। उसी समय 32वीं जुडिशरी आई, 3 लोग उसमें से निकल गए अंडर ट्रेनिंग, जिसमें दीपक भी निकल गए। वो लोग क्या हो गए, मजिस्ट्रेट में आ गए। तो लॉ की देखो पढ़ाई कोशिश करो आप लोग, खुद अपने आप क्या नाम है फ्लो चार्ट बनाया करो, रटने की कोशिश मत करो। बीएल लेके बैठे हो,
2 घंटा पढ़े, पता चला नींद आने लगी, समझ में नहीं आया। ठीक। और ये वीडियो एडिट बिल्कुल मत देखा करो जो ढेर सारे पड़े रहते हैं, समझ रहे हो ना, उसमें आपके केवल समय की बर्बादी होती है। पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर जो वीडियो देखना हो, ढेर सारे हम देखते हैं चैनल पे पड़े रहते हैं ढेर सारे। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगर ये एक पेज का चार्ट आपके माइंड में सेट हो गया, आप समझ लीजिए, तो आपको स्टेजेस आप क्राइम पे ना, प्री में कोई दिक्कत होगी, मेंस में अगर लिखने को आएगा अच्छी तरह से आप लिख सकते हो, इंटरव्यू देना होगा तो आप इंटरव्यू भी दे सकते हो। ये फ्लो चार्ट सबको समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया? और जिसको समझ में नहीं आया हो तो उसके लिए पनिशमेंट है कि रात का खाना मत खाना। ठीक, कि सर ने इतनी मेहनत किया इतनी देर से, अब आपको समझ में नहीं आया तो आप अपने को दोषी मानना, रात में केवल ठंडा पानी पीना गर्मी में और सो जाना। जब सुबह उठना अगर फिर याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो नाश्ता मत करना। अगर याद आ गया इतने पर दिक्कत होगी, कल फिर हमको बताना, फिर रिवाइज करा देंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अपना रेडी रखो। कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। एक जानकारी चाहिए था। क्या? HJS का जो एग्जामिनेशन होती है सर, जैसे आप मजिस्ट्रेट का हायरार्की बताया ना कि CGM होते हैं, फिर उसके नीचे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, तो उनका जो HJS का होता है वो कौन सा मजिस्ट्रेट होते हैं स्टार्टिंग ज्वाइनिंग में? वो लोग एडिशनल सेशन जज होते हैं। जो हायर जुडिशियल के लोग होते हैं उनका नाम ही होता है डिस्ट्रिक्ट जज लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उनका एडवर्टीजमेंट जो बिहार में आता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट जज लेवल, उनका नाम है डिस्ट्रिक्ट जज लेवल। तो जो पहली पोस्टिंग वो लोग पाते हैं वो पाते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। आप में से कोई सिवान जाएगा तो कभी मिल लेगा, बता देंगे, अपने इंस्टीट्यूट की है मैडम। ठीक है, कभी आप लोग सिवान जाइएगा तो हमको बताइएगा। तो वो लोग पाते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन, अब वो 100% ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे। जो लोग सीधे HJS में सेलेक्ट होते हैं, ये आप लोग जान लीजिएगा 100%, इनको कोई रोक नहीं सकता है हाई कोर्ट जाने से। जो सिविल जज के थ्रू जाते हैं अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है,